नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जी के विद जीएस सर के अंदर। आपके अर्धा वार्षिक परीक्षा जो है अभी आने वाली है 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं और कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो ये मॉडल पेपर है और आपको अधिकतर प्रश्न है इनमें से परीक्षाओं के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं इन पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी आपको साथ में बताऊंगा। और पहले से बता दूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने का कष्ट करना। आपको देखो सबसे पहले आपको निर्देश मिलेंगे, वैसे ये पढ़ लेने हैं और ये पता भी होना चाहिए कि निर्देश में क्या क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है। और पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड ए आता है और खंड ए के अंदर आपके अपठित गद्यांश आएगा। और इसको क्या है, अपठित का अर्थ समझ लेना चाहिए आपको। ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक से संबंधित नहीं है, बाहर से होता है। तो पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ये पढ़ने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और उसके बाद में है आपको गद्यांश है वहां तक जाना चाहिए। जैसे जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? जय प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने ना, सुगनी साहू का जो घराना है ये दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे और उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विद्यायनी कृतियां की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन में, ये झरना देखो एक पुस्तक है कि प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिलता है। जहां तक सायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया था। किसका? सायावाद का। ठीक है ना। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। तो ये इस प्रकार से आपको देखो दिमाग लगाते हुए समझते हुए पढ़ना है और उसके बाद में नीचे जो प्रश्न है वो उनके उत्तर देने। मैंने पढ़ा क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ में जब इन लाइनों को पढ़ोगे ना तो आपको उत्तर देने में बड़ी आसानी रहती है। देखो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। देखो सबसे पहले गद्यांश का आपके शीर्षक का प्रश्न आएगा ही आएगा। तो जयशंकर प्रसाद या सायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, देखो किसके बारे में है पूरा गद्यांश? तो जयशंकर प्रसाद के बारे में है। और इसमें भी यदि सबसे बेस्ट अपन टाइटल निकाले, शीर्षक निकाले तो क्या रहेगा? सायावाद, क्योंकि सायावाद के बारे में बताया गया है। तो सायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रसाद जी किस घराने से संबंधित थे। तो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने से संबंधित थे, वो लाइन लिख रखी थी। फिर अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। तो देखो उसके अंदर बताया गया था कि ब्रज भाषा में है वो कविता लिखी। फिर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी रचनाएं की हैं। तो इसके अंदर दो रचनाओं का जिक्र हुआ है, एक तो झरना का जिसके अंदर सायावाद का कहा था, और फिर है आंसू। ये दो रचनाएं हैं प्रसाद जी की, इस गद्यांश के अंदर बताई गई। वैसे प्रसाद जी की खूब सारी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश का कि जयशंकर प्रसाद ने सायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया। तो मैंने इसमें हाईलाइट करके आपको बताया भी था कि सायावाद का जो बीजारोपण है मतलब शुरुआत है वो झरना रचना से की है। प्रसाद जी ने कौन सी भाषा का घर पर व्यापक अध्ययन किया। तो देखो घर पर इन सभी का मैंने हाईलाइट करके बताया भी था कि संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का घर पर ही व्यापक अध्ययन किया। तो बड़े शानदार प्रश्न आते हैं। आप यदि समझकर कोई चैप्टर को गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको। यदि आपने गद्यांश के नहीं सर हमें तो गद्यांश नहीं हम तो पद्यांश से करेंगे, तो अथवा का अर्थ होता है इन दोनों में से आपको एक करना होता है। मैं पढ़ के बता देता हूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। है ना। तो ये
देखो पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आया है, परंतु इसके अंदर थोड़े क्या है कि पद्यांश आपको समझ में आता है ना, तो ही इनके उत्तर आप देख सकते हो। जैसे उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए, है ना। तो उचित शीर्षक क्या हो सकता है? भक्त रैदास की भक्ति या रैदास का समर्पण भाव, ये इसका टाइटल रहेगा। और फिर दूसरा प्रश्न है, देखो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है? तो स्वयं को पानी कहा है ना। क्या है कि भगवान तुम चंदन, मैं पानी, ऐसा कहा है ना। तो स्वयं को क्या बताया है? पानी बताया। पद्यांश में बरे शब्द का क्या अर्थ है? देखो बरे शब्द का अर्थ है जलता है ना, जलना। उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? तो रैदास जी ने ईश्वर के निराकार रूप का, मतलब ईश्वर तो है पर उसका कोई आकार नहीं है, का वर्णन किया है। सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना। सोने में सुहागा, प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का महत्व होना, या फिर वस्तु तो शानदार है परंतु उसमें एक और गुण आ जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए, ये भी इसका अर्थ निकलता है। ईश्वर और रैदास में कैसा संबंध है? ईश्वर और रैदास में संबंध स्वामी और दास का है। किसका है? स्वामी और दास का संबंध है। देखो अगले प्रश्न देखते हैं, बड़े शानदार प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण संज्ञा के, आदि संज्ञा के उदाहरण है। मतलब कौन से संज्ञा के उदाहरण है? पर्वत है, नदी है, नगर, पक्षी, फूल, ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो यहां आपको क्या लिख देना है? जातिवाचक। ठीक है। जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? है ना, समूह का बोध करवाएंगे तो वो कौन सी होगी? आपकी समूहवाचक होगी। कौन सी होगी? समूहवाचक होगी। जातिवाचक शब्द अपनी का बोध कराते हैं तो सामान्य जाति का बोध कराते हैं। व्यक्तियों के नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखो ये मेरे मॉडल पेपर आप यदि कंटिन्यू देखोगे ना तो आपके जितने भी व्याकरण के प्रश्न हैं वो सारे हैं इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं एक सब्जेक्ट के दो तीन मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, तो उसको देखिएगा। और आपका एक ही काम कर्तव्य है कि अपने जितने भी दोस्त हैं, स्कूल का ग्रुप है, उन सभी के अंदर आप इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी वाले बच्चे हैं उनको भी इस मैटर का है फायदा मिले और मुझे भी मोटिवेट मिले कि मेरे बच्चे हैं आगे से आगे वीडियो को पहुंचा रहे हैं। तो अपना शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक है अपनत्व होता है ना, अपना कहो, और इसका भाव क्या रहेगा? अपनत्व रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द हैं। देखो 20 शब्द कितनी हो जाएगी? एक लाइन हो जाती है आपकी। पराधीन सपने हु सुख नाही, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो पराधीनता में सुख नहीं मिलता है ना, पराधीनता के अंदर सुख नहीं मिलता है, इसका अर्थ रहेगा। त्रिभुवन तथा दिगंबर शब्द किस किस समास के उदाहरण है? देखो त्रिभुवन, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ गया है? जिसके शुरुआत में संख्यावाची शब्द आता है तो वो क्या रहता है? आपके द्विगु रहेगा, है ना। तो त्रिभुवन है तो यहां द्विगु रहेगा। और दिगंबर है, दिक है जिसका अंबर, है ना। तो जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, वो कौन सा रहेगा? आपके बहुव्रीहि समास रहता है। तो यहाँ द्विगु और बहुव्रीहि समास है। द्विगु किसमें? त्रिभुवन में है। और सॉरी, द्विगु हाँ त्रिभुवन में है और दिगंबर के अंदर है वो कौन सा है? बहुव्रीहि है। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें हुई संधि का नाम भी लिखिए। देखो स्वच्छ है, संधियां आपने नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ा दूंगा, कमेंट आना चाहिए। देखो बिना कमेंट के कोई चीज नहीं की जा सकती। सुधन अच्छ, और ये किसका होता है? यण संधि का उदाहरण है। आई प्रत्यय के योग से 5 शब्द बनाइए। देखो
व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक में विस्तार से यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो रह जाएगा। तो आई देखो, रंगाई, रंगना धन आई, रंगाई हो गया, मिठाई, सफाई, सिलाई और पटाई। संयोजक व विभाजक अव्यय के चार चार उदाहरण दीजिए। संयोजक, संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना। देखो, राम तथा, श्याम और, है ना, इस प्रकार के जो यथा, यह है संयोजक है, मतलब शब्दों को जोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं बात को। विभाजक अव्यय कौन से होंगे? किंतु, राम बाजार तो गया किंतु उसने कोई दूसरा काम किया, है ना, कोई एक काम छोड़ते हुए दूसरा काम पे वो एकदम परिवर्तित हो जाता है, तो वो विभाजक होते हैं। किंतु, परंतु, वरना, अपितु, ये आपके विभाजक अव्यय है। लेखिका किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई? तो लेखिका के पिता ने उसे रसोईघर से हटाकर सामाजिक समस्याओं की ओर उन्मुख किया, उसे घर में होने वाली बड़ी बड़ी चर्चाओं में शामिल किया, जिससे वह उनके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाए। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। काशी की क्या विशेषता बताई गई है? संक्षेप में लिखिए। तो आपके पाठ के अनुसार लिखना है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में विस्मिला खां है। काशी में अलग अलग मजहब और तहजीब के लोग हैं। सबकी अपनी बोली, उत्सव, त्योहार, संगीत, सेहरा यात्रा अपना नोआ है। तो देखो, 8वां प्रश्न है कि परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या जवाब दिया और क्यों? तो परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का जवाब क्रोध युक्त होकर ही दिया था। किसने? राम परशुराम से जब लक्ष्मण के बारे में कुछ बात कर रहे थे तो उन्होंने सारे कुछ जो भी जवाब दिए वो कैसे दिए थे? क्रोधपूर्ण दिए थे। उन्होंने कहा कि तुम सेवक हो, सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है ना। किसने कहा था? परशुराम ने कहा था राम से कि जो शत्रु जैसा कार्य करता है वे तो लड़ाई ही मोल लेता है। शत्रु जैसा कार्य कौन सा है? जैसे परशुराम के जो आराध्य थे शिव, उनका धनुष तोड़ लिया, तो मतलब ये शत्रुता का काम हुआ। प्रश्न संख्या 9 है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वे अपनी प्रजा को अन्याय से बचाएं, उन्हें सताए जाने से रोकें और दुख वेदना से उनकी रक्षा करें। अगला प्रश्न है आपके कि कवि को किसकी तंदुरित मुस्कान स्वाभिमान लगती है और क्यों? तो कवि को छोटे बालक की तंदुरित मुस्कान स्वाभिमान लगती है क्योंकि उस मुस्कान में जीवन की सुंदरता, मोहकता, बांकापन रहता है। उसे देखकर कठोर मन भी पिघल जाता है और अपरिचित व्यक्ति से भी वे अपनत्व स्नेह प्रकट करती है। अब आपके आता है खंड ब। खंड ब के अंदर जितने भी प्रश्न हैं 4 से लेके 10 तक, उनकी शब्द सीमा है आपकी कितनी रहेगी? 40 शब्दों की। हलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो हलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति का चश्मा बदल गया, बदला हुआ मिला। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। फिर है संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो संगीतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। योग्य और प्रतिभा संपन्न होने पर भी वे स्वयं को महत्व न देकर मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में ही सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाना अपना धर्म समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि माता का अंचल पाठ से, कौन सा पाठ है? माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? बालक किसी भी सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते, है ना। किसी की भी सुख और दुख को अपने मन में नहीं रखते। वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रो चिल्लाकर
प्रकट कर देते हैं। बालक के खेल सरल होते हैं, जैसे मिट्टी को मिठाइयाँ बनाना, घरौंदा बनाना, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैर बनाना इत्यादि। बालक को अपनी मित्र मंडली के साथ बाल सुलभ शरारतें करना पसंद होता है। तो बालक तो बचपन होता है। तो ये आपके माता का अंचल जो पाठ है उनके अंदर से बाल स्वभाव इस प्रकार से बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो यहां पर है, देखो, संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर। संगीतकार का अर्थ क्या समझ रहे हो आप? जैसे कोई एक मुख्य कलाकार है, उसका साथ देने के लिए और एक कलाकार जो साथ में गाते हैं उसको संगीतकार कहा गया। गायक गायिकाओं के अपने स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। मुखड़े का अर्थ है ना, मुंह नहीं है, यह ध्यान रखना। जो गीत के भाव होते हैं उनको कहा गया। वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उनका सहयोग करते हैं, उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं में डूब जाता है। उसे लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, यहाँ बांस और बबूल के पेड़ जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगे हो। प्रश्न संख्या 9 है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि जहां उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, वहीं आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और वे सुम उपहास और व्यंग्य का पात्र बन जाएगा। आत्मकथा के अंदर क्या होता है कि अपनी जीवन के अंदर जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी आपकी कमी है, उसको लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने और गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया, है ना। विरहाग्नि के अंदर घी डालने का काम किया था किसने? उद्धव ने। तो श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां ये सोचकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि देर सवेर कृष्ण लौटकर उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर वे अपना प्रेम संदेश अवश्य भिजवाएंगे। इसी आशा के बल पर वे अपनी वीर्य व्यथा को सह रही थी। लेकिन जब प्रेम संदेश के स्थान पर उनके पास योग संदेश पहुंचा तो निश्चित ही उनकी वीर्य ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उद्धव के योग संदेश ने उनकी वीराग्नि में घी का काम करके और बढ़ा दिया, है ना। अब प्रश्न खंड 6 है, पार्ट नंबर 6। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश, ये आपके पाठ के अंदर से पाठ्य पुस्तक का है, से प्रसंग व्याख्या करनी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वे हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी और सेनाई का प्याला घुमा लिया जाता है। या तो इसका आपको व्याख्या करनी है या फिर ये, तो इन दोनों में से आपको ये करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पठित गद्यांश, है ना, ये भी पाठ्य पुस्तक का है। गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपके देखो गद्यांश है, पद्यांश है, सॉरी। हरी है राजनीति पढ़ी आए,
हरि समूजी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पढ़ाए। कदी भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू रिते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ती ये सुर जो प्रजा ने जाई सताए। तो इसका भावार्थ क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो गोपिया कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर कहती है कि हे उद्धव, एक तो कृष्ण पहले से ही सतूर थे और अब गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भिजवा रहे। अर्थात इससे यह प्रमाणित हो गया है कि वे बुद्धिमान नहीं होकर मूर्ख हैं, क्योंकि कोई मूर्ख ही प्रेमी युवतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकता है, बुद्धिमान नहीं। गोपी कहती है कि हे सखी, पुराने जमाने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे, और आज के सज्जन पुरुष उद्धव जी हैं जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन फिर मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप सुरा कर अपने साथ ले गए थे। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसे की जा सकती है। अर्थात हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ दें, योग साधना को अपना लें। यह उनका सरासर अन्याय है। सूरदास के वर्णानुसार गोपिया कहने लगी कि ससा राजधर्म तो उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया न जाए। अर्थात कृष्ण अपने स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख चैन को हमसे छीन कर हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उनकी उसी कुटिल राजनीति का ही एक अंग है। या फिर आपको इनमें से एक करना है। पद्यांश से दो दो दे रखे हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब ये वह नौसी किया था। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर देखो, ये आप पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। पॉज का अर्थ है थोड़ा रोक कर पढ़ लें। प्रश्न संख्या 13 है कि धनुष तोड़ने पर राम और परशुराम के बीच क्या संवाद हुआ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए, है ना, आपके उसके पाठ के आधार पर बताना है। तो परशुराम के स्वयंवर सभा में देखो, राम की स्वयंवर, सीता की स्वयंवर सभा में आकर परशुराम आकर पूछने पर कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपके ही कोई सेवक होगा। परशुराम ने क्रोधित होकर कहा कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है और धनुष तोड़ने वाला तो शत्रु है। अतः राजाओं के समूह से स्वयं अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन और कृतित्व प्रेषी संक्षेप में लिखिए। तो सायावादी कवि जयशंकर का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां प्रतिकूल होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। तो ये पूरा देखो अपन ने पहले पढ़ा है उस गद्यांश में। 1937 में इनका निधन हो गया। नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि विधाओं पर लिखा है। प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। सायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी साहित्य में स्पष्टता दिखाई देती है। कामायनी इनकी कालजयी कृति है। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर की। प्रश्न संख्या 15 अट नहीं रही है। कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप कीजिए। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही
क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्रकृति शोभा मनोहारी और रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उस शोभा को लगातार देखता है, रहना चाहता है, इसलिए वे इसको सुंदरता को निहारता ही रहता है, चाहकर भी ये अपनी आंखों को उस पर को नहीं पाता है। भाव स्पष्ट करना है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ शंकुओं से हवा की थिरकन का। तो उपयुक्त पंक्तियों का भाव है कि फसल पर सूरज की किरणों तथा हवा की थिरकन मतलब झोंकों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अतः ये फसलें और कुछ नहीं है, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि फसलों में हरियाली सूरज की किरणों के प्रयास के कारण ही आती है और फसलों को बढ़ाने में हवा का भी अपना प्रभावी योगदान रहता है। इसलिए फसलें हवा का सिमटा संकुचित रूप भी प्रतीत होती हैं। अब आपके खंड दे के अंदर है, यहां पर जो दे रखे हैं विषयों पर किसी एक पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। तो यहां पर देखो, यहां रूपरेखा दी है तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं, मैंने दे रखी है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद में नैतिक शिक्षा का स्वरूप लिखना होता है, फिर नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, फिर नैतिक शिक्षा की उपयोगिता और उपसार। ऐसे लिखते हैं ना तो बड़े आसानी रहती है लिखने में। फिर बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इस पर भी यही है कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, रोजगार घटने के कारण क्या है, निराकरण के उपाय क्या है। उपसार के अंदर क्या होता है, पीछे और कुछ यदि रह गया है तो उसको लिख दिया जाता है। फिर वैश्विक महंगाई का अर्थ, महंगाई के कारण, महंगाई से जन समस्याएं, महंगाई से निपटने के उपाय और उपचार, स्वास्थ्य जीवन सुख का आधार। तो इनमें से आपको एक पर लिखना है। प्रश्न संख्या 18 है कि स्वयं को राज्य के उस माध्यमिक विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ प्रार्थना पत्र लिखना है, आपके स्कूल का नाम आपका ये रहेगा, आपका नाम है, आपको नरेंद्र रहेगा, और ये खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आपको एक पत्र लिखना है, पत्र भी लिख सकते हैं इस पर। फिर 19वां प्रश्न है कि दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई मिट्टी की मूर्तियों के बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो विज्ञापन आपको 25 से 50 शब्दों के अंदर लिखना है। हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का, देखो सड़क सुरक्षा का एक प्रश्न आपके आता है, तो इसका पूरा आपको ध्यान रहना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप बड़े हो तो आपको पता ही है सारा। कवि तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। तो ये था आज का पेपर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।